नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज लेकर हाजिर है। आपकी आवाज में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की सियासत की, जो जनता के मुद्दों के अलावा हर चीज पर बात कर रही है। सवाल जारी है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन हीरा है, कौन खोटा है। लेकिन इस बात का जवाब किसी के पास नहीं कि रोजगार, सेहत, शिक्षा की बात अचानक से बड़े बड़े सूरमाओं के जहन से कैसे गायब हो गई। सवाल सीधा है, क्या छत्तीसगढ़ में लोकसभा वाली सियासत पर्सनल हो गई है? चुनावी माहौल में छत्तीसगढ़ की सियासत उस राह चल पड़ी है जहां पर राजनीति के लिए राज हासिल करना पहली और आखिरी शर्त हो जाती है। किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत पर बीते 24 घंटे में जो कुछ भी छत्तीसगढ़ में हुआ वो तो कम से कम इसी ओर इशारा कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सीएम भूपेश के आय पर चर्चा कार्यक्रम की। दरअसल बीजेपी की चाय पर चर्चा अभियान के कार्ड के तौर पर कांग्रेस ने आय पर चर्चा अभियान चलाया है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने न्याय योजना को लेकर वोटर्स से चर्चा की। कांग्रेस जब भी लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है, बीजेपी के लोग अफवाह फैलाते हैं। 72,000 रुपया आप देंगे तो 3.5 लाख करोड़ रुपया लगेगा। इस साल में इतना पैसा आएगा कहाँ? तो टोटल बजट के मात्र आप 3.5%, 6% दे रहे हैं। इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इससे होगा ये कि 20 करोड़ परिवार है वो गरीबी रेखा के नीचे जो थे वो ऊपर आ जाएंगे। आय पर चर्चा के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में बड़े और छोटे की लड़ाई भी चल पड़ी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने खुद को छोटा आदमी बताते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह पर तंज कसा है। बड़े और छोटे की लड़ाई शुरू कैसे हुई, ये जानने के लिए पूर्व सीएम रमन सिंह का पहले ये जरा बयान सुनिए। इतना छोटा आदमी छोटे मन से छोटी छोटी हरकत करता है, ये सिर्फ मजाक के पात्र बनेगा। रमन ने ये बयान भूपेश बघेल की तरफ से पीएम को आईना भेजे जाने पर दिया था। इस बयान की प्रतिक्रिया में सीएम ने कहा कि हाँ, मैं छोटा आदमी हूँ, और उसके बाद से कई कांग्रेस के नेताओं ने ट्विटर पर अपने नाम के आगे छोटा आदमी लगा लिया। कौन कितना बड़ा है और कौन कितना छोटा, जनता सब जानती है। जनता ये भी जानती है कि वोट किसे देना है, और जनता ये भी जानती है कि इस वक्त की सियासत उनके मुद्दों को छोड़कर कैसे पर्सनल हो रही है। सवाल सीधा है, जब दोनों बड़े सियासी दल अपने राजनीतिक राग गाएंगे तो फिर सूबे में आम आदमी की बात कौन करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से राजेंद्र तिवारी जी, बीजेपी की तरफ से श्री चंद्र सुंदरानी जी और वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। सबसे पहला सवाल मेरा रामावतार तिवारी सर से है। चर्चा की शुरुआत मैं वरिष्ठ पत्रकार से कर रहा हूं, उसके बाद फिर मैं बीजेपी और कांग्रेस के पास आता हूं। रामावतार सर, क्या आपको लगता है कि दरअसल ये चुनाव खासतौर पर छत्तीसगढ़ के लिहाज से लोकसभा के, ये मामला वाकई पर्सनल हो गया है? शीशा भिजवाना, आईना दिखाना, उधर उनको छोटा बता देना, फिर नाम के कभी आगे चौकीदार लगा लेना, पीछे चौकीदार चोर है लगा लेना, और अब छोटा आदमी लगा लेना। जनता के मुद्दे गायब हैं और ये चीजें पर्सनल जा रही हैं। आसिफ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, दोनों के नेता जो है अपने अनुसार, अपने फायदे के अनुसार मुद्दे तय कर रहे हैं और उसी चर्चाओं में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और असल मुद्दे छूटते जा रहे हैं। जबकि असल मुद्दे सारी सर्वे में, सारी रिपोर्टों में आ रही, किसान हैं, बेरोजगार हैं, बढ़ती महंगाई है और जन समस्याएं हैं। क्या उसके लिए क्या करना चाहेंगे? चुनाव तो आप जीत जाएंगे अपने प्रबंधन से, अपने गैर जरूरी मुद्दे उठाकर, लोगों के ध्यान बांटकर, परंतु जब आप जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, ये 5 साल जो है, 5 साल में एक बार जनता के पास जा रहे हैं, तब ऐसे मुद्दे ले जाइए जो जनता भी समझदार हो, जागरूक हो, उसको अपने फायदे हो, वो तरफ न देख के किस तरह से फायदे हैं, कौन से समीकरण में प्रतिद्वंदी उलझ सकता है, कैसे जनता के बीच ऐसे मुद्दों को बहस की ओर ले जाएं जिससे गैर जरूरी हो, जिसमें चर्चा में छिड़ जाए और अपना फायदा ले ले। तो इन चीजों को लंबे समय से की जा रही है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे लोकल स्तर पर। तो इसको छोड़कर जनता से जुड़ी समस्याएं, उनके बारे में अपने रोड मैप अगर उसको दिखाते
उसके अनुसार चलते तो ज्यादा सार्थक ये चुनाव कहलाता। और हमारे लोकतंत्र में यही मजबूती के प्रयास नेताओं पर करना चाहिए, इसीलिए उनकी विश्वसनीयता है, इसीलिए उनको हम अधिकार देते हैं और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई है। उस व्यवस्था को एक तरह से कब्जाने की कोशिश के उपाय अलग अलग हो रहे हैं, ये एक गंभीर चिंतन का विषय है। ठीक, रामावतार सर मैं आता हूं आपके पास। राजेंद्र तिवारी जी, इस बात का मैं समर्थन करता हूं कि चूंकि 5 साल की सरकार मोदी जी की हो गई और अब चूंकि वो चुनाव में जा रहे हैं तो सवाल उनसे पूछे जाएंगे कि आखिर इन 5 सालों में क्या हुआ। आपने हाल ही में 20 मांगों का एक पुलिंदा तैयार किया, एक फेरिस्त तैयार की, बहुत अच्छा किया सर, आपका हक भी बनता है, आप पूछिए, सरकार उस पर जवाब दे, वो उसका अधिकार है, वो बेहतर समझे। लेकिन आईना भिजवाना, उसके बाद आजकल खबरें ये भी हैं कि दरअसल स्टार प्रचारक तो हो ही गए हैं बघेल, और कद बढ़ाने के लिए अब वो सीधा अमित शाह पर हमला करते हैं, वो सीधा पीएम मोदी को निशाने पर रखते हैं, और इसी वजह से ये ट्वीट्स, ये आरोप, ये प्रत्यारोप, ये सब दिख रहा है। ऐसा है हुजूर आला कि आज की जो परिचर्चा आपने रखी है, छोटे बड़े ये सब बात, तो पहले थोड़ा सा इसके मामले में मैं कह दूं, क्योंकि आज की जो परिचर्चा, नहीं तो वो विषय से विषयांतरित हो जाएगा, और आपने जो सवाल पूछा उसका भी जवाब देता हूं मैं। पहली बात तो ये है कि आज के मामले को जबरदस्ती डॉक्टर रमन सिंह जी ने उछाला। उन्होंने भूपेश बघेल जी को छोटा आदमी, छोटी मानसिकता का कह, छोटा आदमी, छोटे मन का कह दिया। तो उसका जवाब दिया मुख्यमंत्री जी ने, कहा भाई मैं छोटा हूं, हम लोग सब आजकल, मैं भी ये कह रहा हूं, मैं कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता हूं, छोटा आदमी जो आपसे मुखातिब होकर के बात कर रहा हूं। तो ये छोटा आदमी उन्होंने कहा है इस प्रदेश के उस मुख्यमंत्री को जिसने 3/4 बहुमत ला करके विधानसभा में अपनी काबिलियत दिखाई है। छोटा आदमी इन्होंने कहा है, तो बड़ा आदमी किसको कहते हैं ये? अगर किसान होना छोटा आदमी है इनकी नजर में, तो जिसके विदेशों में खाते हैं वो बड़ा आदमी है क्या? या जिसके रिश्तेदार करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करके कमाए हुए हैं वो बड़ा आदमी है? या विभिन्न डायरियों में जिनके नाम निकल के आ रहे हैं वो बड़ा आदमी है? तो पहले व्याख्या हो जाए कि छोटा और बड़ा की व्याख्या क्या होती है। जहां तक आपने बात कही है प्रधानमंत्री जी की, देखिए आसिफ जी, मैं खूब अध्ययन करता हूं, मेरी आदत है। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज तक के प्रधानमंत्रियों का आप इतिहास देख लीजिए, किसी भी प्रधानमंत्री ने, चाहे वो विपक्ष का बना हो, चाहे कांग्रेस का बना हो, किसी भी दल का बना हो, किसी ने ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया। देखिए, मैं राजनीतिक दल का कोई अध्यक्ष होगा, वो कुछ बोलता है तो उस पर टिप्पणी नहीं करता। मैं अमित शाह जी के मामले में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो अपने दल के नेता हैं, अपने दल के अध्यक्ष हैं, वो जो चाहे वो कहे। मगर भारत के प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, पूरी दुनिया में उसकी बात सुनी जाती है। अभी परसों की बात कर रहा हूं मैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने राजीव गांधी के लिए किया नरेंद्र भाई मोदी ने, ये नरेंद्र मोदी को तो शोभा देता है मगर भारत के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। उसकी अपनी एक गरिमा होती है। और तब हम लोगों को लगता है, अपने पहले भाषण में 15 अगस्त के भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं देश का प्रथम सेवक हूं, उसको इन्होंने बदल करके पहले तो प्रधान सेवक कहने की बात कही, और अब दुनिया भरे का, उसके बाद में 56 इंच के सीने से करते करते अब चौकीदारी तक आ गई है बात। मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूं, या बाकी लोगों से पूछना चाहता हूं, ये कैसा चौकीदार है भाई, जिसके रहते मेहुल चौकसी भाग जाता है, ललित मोदी भाग जाता है, विजय माल्या आपने सवाल रखा, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। प्रश्नवाचक चिन्ह बनते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री से तो प्रश्न पूछा जाना चाहिए, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति का प्रधानमंत्री नहीं है। मगर दुर्भाग्य से उनकी जो भाषा है वो इतनी अमर्यादित है। मैं स्मृति ईरानी से नहीं पूछना चाहता कि उसने 3 बार अलग अलग, नहीं सर, वो कोई बात नहीं, आप मत पूछिए उनसे, मैं सुंदरानी जी से पूछ लूं ना सर। एक मिनट, आप सर थोड़ा शांत रहेंगे तो पूछ लूंगा। आपके पास डिग्री नहीं थी तो आप देश की शिक्षा मंत्री कैसे बन गई थी? तिवारी सर, एक मिनट, प्रधानमंत्री जी आपने उसको शिक्षा, राजेंद्र सर एक मिनट, सर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे, 1 मिनट रुकिए सर। ठीक, सुंदरानी सर मैं आपके पास आ रहा हूं। अब इस बयान के पीछे कि छोटा आदमी है, छोटी मानसिकता से छोटी छोटी हरकतें करता है, हास्य का पात्र बनेगा, ये वो अल्फाज हैं जो बिल्कुल अक्षरशः हैं, हूबहू हैं, वो अल्फाज बने का। ये क्या चुनाव में हारने की खीज है क्या वजह है? हम तो क्योंकि इस तरह के बयान अमूमन रमन सिंह जी की तरफ से नहीं आते हैं, आज ये कैसे आ गए बयान?
आसिफ जी, एक बात बताएं आप जी। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, क्या ये छोटी मानसिकता का परिचय नहीं है कि प्रधानमंत्री जी को आईना भेजने की बात करते हैं? आईना में खुद अपनी शक्ल क्यों नहीं देख लेते हैं? भारी भरकम घोषणाएं करके छत्तीसगढ़ में सरकार बना ली, जनता का ध्यान उनसे हटाने के लिए अपने आप को छोटा आदमी की बात करते हैं। मैं छोटा आदमी या चौकीदार के विषय पे ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन आप आसिफ जी, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों से कि प्रधानमंत्री जी की भाषा तो इनको अच्छी नहीं लगती, क्या राहुल गांधी जी की भाषा अच्छी लगती है? जो चौकीदार चोर, जिसके पीछे लाखों करोड़ों अपने आप को चौकीदार कह रहे हो और देश में करोड़ों लोग चौकीदारी, वास्तविक में चौकीदारी भी करते हो, जिनका काम चौकीदारी है, उन चौकीदार चोर है का नारा लगा के क्या देश के करोड़ों उन चौकीदारों का अपमान नहीं? प्रधानमंत्री से लेकर नीचे लेवल तक जितने लोग वास्तविक में चौकीदारी का काम करते हैं उनका अपमान नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी? ये मर्यादित भाषा, कांग्रेस पार्टी जिस पार्टी ने 55 साल केंद्र में सरकार चलाई, ये उस पार्टी की भाषा है, या आईना भेजना उस पार्टी की परंपरा? हास्यास्पद बना दिया गया छत्तीसगढ़ को। मैं आ रहा हूं आपके पास सर, सुंदरानी सर, मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे। तिवारी सर, आप प्लीज उंगली नीचे कर लीजिए सर, मैं आपसे पूछूंगा। मैं शुरू हुआ था। सुंदरानी साहब, मैं आपसे एक सवाल आप ही से पूछ रहा हूं सर। सवाल आपने कहा कि ये आईना भेजना शोभा देता है क्या प्रधानमंत्री को? सर आपको याद दिलाता हूं, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, मामला छत्तीसगढ़ का नहीं है, देश का हाल ये हो गया है। आपके बगल का प्रदेश है मध्य प्रदेश, वहां सर इंदौर से आपके कद्दावर विधायक है रमेश मेंदोला साहब, आपकी उनसे बातचीत भी होगी। हाल ही में उन्होंने उसी तर्ज पर राहुल गांधी को बादाम भेजे हैं। अब सर बादाम किस लिए भेजे जाते हैं और क्या बढ़ाने के काम आता है आप वो समझते हैं? आप मुझे बताएंगे सर ये क्या चल रहा है? इनके यहां से आई ना तो आपके यहां से बादाम भेजे जा रहे हैं। अब सर बताइए, राहुल गांधी बादाम बादाम भेजना तो एक शिष्टाचार है। अरे सर, अच्छा ठीक, बोले सर। आसिफ भाई, बादाम भेजना तो शिष्टाचार है। हाँ। दिन में हम लोग भी सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, दीपावली में, दशहरे में और ऐसे खास दिनों में। आज मुझे बादाम मिले साहब, रामनवमी का दिन है। अरे सर, आपको बादाम मिले, उसमें साथ में भेजने वाले ने ये थोड़ी कहा होगा कि याददाश्त बढ़ाएगा ये आपकी। गांधी जी को तो शिष्टाचार नहीं, याददाश्त तो बढ़ाने की आवश्यकता है ना राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी को तो समझ में आना चाहिए ना, देश की राजनीति में कितना नीचे जाकर बात करते हैं। और ये जितने लोगों की, चाहे नीरव मोदी की बात करें, चाहे अन्य किसी की बात करें, तो इनको लोन किस सरकार ने दिया है? भ्रष्टाचार, अरे हमने नहीं भगा, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। यूपीए 2 की गवर्नमेंट में 5 लाख करोड़ का घोटाला, यूपीए 2 की गवर्नमेंट में 7 लाख करोड़ का घोटाला, आधे मंत्री बेल में, आधे मंत्री जेल में। और ये क्या भ्रष्टाचार की बात? फिक्स हो गया कोर्ट में झूठी खबर आ गई, सारे मामले चल रहे, कोर्ट में झूठी मामले आ गए। अरे 2G का मामला मामले नहीं चल रहे, सारे कैसी बात कर रहे हो आप? अपनी जगह कायम है। का मामला आज भी वो 2G का मामला हो गया, आज भी सारे मामले अपनी जगह। ठीक है सुंदरानी सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। तिवारी जी, मैं आपके पास भी आऊंगा सर, एक मिनट। चाहे सुंदरानी सर, आपके घोटाले अभी आएंगे सामने। सुंदरानी सर, एक मिनट सर। तिवारी जी, एक मिनट। प्रदेश में आ रहे हैं राजेंद्र जी, एक मिनट सर, एक मिनट। सुंदरानी जी, एक मिनट रुकिए ना सर। किस तरह से क्या क्या किया है? सारे घोटाले नहीं, कोई छोटा नहीं सर, कोई बड़ा नहीं, हमारे लिए सब बराबर है। देखिए ना, आप सब बराबर की विंडो में बराबर दिख रहे हैं, मैं भी आपके बराबर दिख रहा हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट सुंदरानी सर। अरे राजेंद्र सर, एक मिनट सर, एक मिनट। सुंदरानी सर, एक मिनट रुकिए। सुंदरानी सर, एक मिनट रुकिए ना सर। बराबरी का मौका वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी को भी मिले, इस बात का भी ख्याल रखिए ना सर। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। रामावतार सर, मेरा आपसे एक सवाल है सर। देखिए, अजीब इत्तेफाक है, आजकल नवरात्र चल रहे हैं, माँ दुर्गा के 9 रूपों का उसमें पूजन किया जाता है, अर्चन किया जाता है। और दुर्गा से याद आया, यही हमारी भारतीय संस्कृति और सियासत है जिसमें एक बड़े नेता, एक पार्टी के मौजूदा प्रधानमंत्री को दुर्गा का अवतार बताते हैं। सर, एक वो दौर भी था, तो ये नैतिक पतन कब से और कहां से शुरू हो गया? और ये स्थितियां इतनी विकराल और इतनी गंभीर क्यों हो गई? और अगर ये स्थिति आ गई है तो फिर मुझे बताइए सर, आगे आने वाला भविष्य क्या होगा? देखिए आसिफ जी, बड़ा और छोटा के बहुत बड़ी तरीके से व्याख्या होगी तो आदमी का व्यक्तित्व, उसके सोच, उसके काम, उसके आचरण, उसके कथनी और करनी, ये सब चीज से जनता तय करती है और समाज तय करता है कौन कितना है, कौन कितना बड़ा है।
और जो अच्छे होते, जैसा आपने कहा कि एक तरह से अटल जी का नाम लिया आपने, अटल जी ने इंदिरा जी को कहा, तो अटल जी को आज भी जिस अनुसार से योजना था, जो उनकी चरित्र था, उनकी शैली थी, उनके काम के करने के तरीके थे, तो सारे राजनीतिक दल के लोग अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता से उठकर उनको बड़ा मानते थे और वो अपने आप को छोटा मानते थे। उनकी जो सोच है वो एक तरह से ये दर्शाता था कि किस तरह व्यापक था। तिवारी सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। राजनीतिक दल के लोगों को ऐसे लोगों से सीखने की जरूरत है और उसी तरीके से काम करने की जरूरत है। आप समाज में नेताओं के धीरे धीरे साख कम क्यों हो रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता क्यों कम हो रही है, इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि अपने आप को जो छोटे लोग हैं वो अपने आप को बहुत जल्दी बड़ा बताते हैं, रॉब बताते हैं राजनीति और प्रशासन का, जबकि वास्तविक में समाज के लिए वो खोखले होते हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो ऐसा कई परिस्थितियां होती है, इन परिस्थितियों के चलते इसको बहुत व्यापक तरीके से सोचते हुए राजनीति, सुचिता की राजनीति करेंगे तो ज्यादा तौर पर ये सार्थक विषय होगा। ठीक है, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। मेरे पास अब चूंकि वक्त कम है, मैं चाहूंगा छोटे छोटे में जवाब दें। पहले सुंदरानी जी के पास, उसके बाद मैं तिवारी जी के पास आता हूं। सुंदरानी सर, ये तो वही बीजेपी है जिसके अटल बिहारी वाजपेयी नेता हुआ करते थे, विपक्ष के नेताओं को भी पूरा सम्मान दिया करते थे। आज आपके नेता कांग्रेस के अध्यक्ष को पप्पू कहते हैं। सर, ये अच्छा लगता है क्या सुनने में? ये नैतिक है क्या? देखिए, हमने हमेशा हमारी पार्टी ने हमेशा मूल्यों पे आधारित राजनीति की है। अटल जी ने निश्चित रूप से, और हम आज भी कहते हैं, सुंदरानी सर, ये कैसा मूल्यांकन कर लिया आपने राहुल गांधी के प्रति? इंदिरा जी की एक भूमिका नहीं, ये कांग्रेस के नेताओं ने कैसी भाषा का उपयोग किया था। प्रधानमंत्री को चोर कभी हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं बोला गया। कभी नेहरू जी के बारे में, कभी लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में, राजीव जी के बारे में। राजीव जी के ऊपर भ्रष्टाचार का लंबा आरोप था, बोफोर तोप का घोटाले का आरोप था, लेकिन प्रधानमंत्री चोर है या चौकीदार चोर है, ऐसे नारे हमारे नेताओं ने, अटल जी ने या आडवाणी जी ने नहीं लगाया था। एक राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष, वो भी वो जो आजादी से पहले जिसका दल का गठन हुआ हो, 55 साल जिसने सरकार चलाई हो, उस परिवार के 3 प्रधानमंत्री बने हो, उस परिवार का सदस्य कहता है प्रधानमंत्री चोर। ये मर्यादा है कांग्रेस पार्टी की। ठीक, अब तिवारी जी मैं आपके पास आ रहा हूं सर। 1 मिनट मेरे पास रहेगा आपके लिए। मैं वही पूछ रहा हूं सर आपसे। देखिए, मूल्यों का पतन क्या दोनों तरफ से हुआ है? ये आरोप सुंदरानी जी लगा रहे हैं। हमारी तरफ से मूल्यों का पतन नहीं है। पहली बात तो समझ लीजिए, आपने अभी स्मरण किया अटल बिहारी जी वाजपेयी का। हम सब अटल जी के प्रति, वो तो इनकी पार्टी के प्रधानमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री थे, पार्टी इनकी पार्टी से थे, मगर उन्होंने एक बात कही थी, वो स्मरण रखना चाहिए। वर्तमान प्रधानमंत्री को शिक्षा देते हुए कहा था कि राजधर्म का पालन करो। वो राजधर्म का कैसा पालन कर रहे हैं वो देख रहे हैं। अभी आपने बात कही, अभी श्रीचंद भाई ने बात कही राजीव जी के बारे में। अभी परसों जिस तरह की भाषा राजीव जी के बारे में इस्तेमाल किया है भारत के प्रधानमंत्री ने, वो उनको शोभा देता है क्या? दिवंगत, और वो भी बोफोर्स के मामले में पूरी तरह से बेदाग बरी हुए, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हर अदालत में उनके प्रति असम्मान की भाषा प्रकट की उन्होंने। और एक बात और तिवारी जी मैं बताऊं आपको कि ये बैठे हुए हैं ना, अभी किस तरह से भावनात्मक बात कर रहे हैं। अभी योगी आदित्यनाथ जी आए थे, वो हनुमान जी को दलित बोल करके गए। इनके एक पार्टी आए थे, वो हनुमान जी को नहीं, उसमें तो खैर कोर्ट ने भी कह दिया, उन्होंने कह दिया है कि आगे से कभी अली बजरंगबली नहीं कहेंगे। ये उन्होंने दे दिया है कोर्ट में कि आगे से मैं कभी कहूंगा अली और बजरंगबली। सर, मुझे लगता है सकारात्मक चीजें इतनी डिबेट से निकलनी चाहिए थी, निकल गई। सर, मेरे पास लिमिटेड वक्त था। बहुत शुक्रिया श्रीचंद सुंदरानी जी, इसके साथ साथ राजेंद्र तिवारी जी और रामावतार तिवारी। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। देखिए, ये सियासत में मुद्दों पर अगर बात हो, बहस हो तो बेहतर है। जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाया जाए। विपक्ष का काम है उठाना, सरकार का काम है रिपोर्ट कार्ड पेश करना, जवाब देना। ये बड़ा सीधा सिंपल सियासत का फॉर्मूला है। लेकिन जब चीजें आप बचते हैं उन चीजों से, आप मूल्यों से, फैक्ट से, फिगर से बचते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? आप जी जनाब हटा देते हैं, हिसाब किताब हटा देते हैं और उसके बाद फिर पर्सनल अटैक चल पड़ता है। क्या लोकसभा चुनाव में भी इस बार दोनों तरफ से ऐसा हो रहा है? हमारी वो गूढ़ और समृद्ध सियासी परंपराएं कहां गई? क्यों उनका पतन हो रहा है? और अगर अभी ये हाल है तो अभी तो सियासत और चलेगी, आने वाला वक्त बहुत ज्यादा दूर नहीं है। उसमें कितना पतन हो जाएगा, क्या चीजें चली जाएंगी? क्या इसके लिए जिम्मेदार आम जनता, वोटर भी नहीं है? हमें चुनना होगा, हमें किनको गद्दी सौंपनी है, कौन वो लोग हैं जो मुद्दों पर बात करते हैं और कौन वो लोग हैं जो मूल्यों का पतन करते हैं, वो इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, ये सोचना होगा।